नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज सुबह 9:47 पर 100 करोड़वां टीका लगा और मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तब भी कोरोना वैक्सीनेशन का यह मीटर बहुत तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। 9 महीने 5 दिन में 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 100 करोड़ टीके लगाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए पूरे देश में जश्न का माहौल है। शिप्स से लेकर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और दूसरे मॉन्यूमेंट्स तक पर इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया। शिप्स के हूटर बजाए गए, कई ऐतिहासिक इमारतों पर रंगारंग लाइटिंग की गई। लाल किले से लेकर हैदराबाद की चार मीनार तक, कुतुब मीनार से लेकर मैसूर पैलेस तक 1 बिलियन वैक्सीनेशन, 100 करोड़ वैक्सीनेशन को सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया में हमारे देश के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की चर्चा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सरप्राइज्ड हैं। दुनिया के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये जानना चाहते हैं कि भारत ने यह सब किया कैसे, बिना किसी मेजर टेक्निकल ग्लिच के। किस तरह इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया गया। 100 करोड़ टीके लगाना कितनी बड़ी बात है। आप इसे ऐसे समझिए कि हमने अभी तक अमेरिका की 3 गुना आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। पाकिस्तान की कुल आबादी से 5 गुना ज्यादा टीके लगा दिए हैं। रूस की जनसंख्या के मुकाबले 7 गुना ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और 45 देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा टीके अकेले हिंदुस्तान में आज लगा दिए गए। अच्छी बात यह है कि हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस बड़े टास्क को पूरा करने का जिम्मा उठाया। केंद्र और राज्यों ने मिलकर वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंपेन चलाए। केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी गई, जिन्हें राज्यों ने लोगों तक पहुंचाया। अफवाहों को काउंटर करने के लिए हर स्तर पर अभियान चलाए गए और इसी का नतीजा है कि आज हमारा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना सका। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया। नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स के साथ साथ देश की जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना जनता की भागीदारी के इस मुकाम तक पहुंचना असंभव था, लेकिन यह काम अभी रुका नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक देश चैन से नहीं बैठेगा। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। 100 करोड़ की वैक्सीनेशन के सफर में कई माइलस्टोन्स आए। ऐसे कई दिन रहे जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो रफ्तार कम थी। 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लग गए थे। तब यह कहा जा रहा था कि 2022 के आखिर तक भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे धीरे तेज हुई। 90 से 100 करोड़ टीके लगने में केवल 19 दिन का वक्त लगा। और जहां तक ओवरऑल फिगर्स की बात है तो अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज और करीब 30 करोड़ लोगों को दोनों डोज यानी फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा टीके उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। आज भी 10 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट किए गए हैं।
यूपी में पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार स्लो थी, लेकिन अब 30 लाख वैक्सीन रोजाना लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार है। और यूपी ने यह अचीवमेंट कैसे हासिल की, इस पर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको दिखाते हैं आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर ताजमहल को तिरंगे की थीम से कैसे रोशन किया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और देश ने आज जो कीर्तिमान बनाया उसके लिए आपको बहुत बधाई। और उत्तर प्रदेश में अगर कामयाबी के साथ टीकाकरण ना हुआ होता तो ये कीर्तिमान भी मुमकिन नहीं था। 12.25 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश में भी टीके लगे हैं। आज सब ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन किया आपने, आपकी टीम ने, क्या क्या चुनौतियां आई इसमें। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए आपके इस लोकप्रिय न्यूज़ चैनल ने भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज ये देश के लिए गौरव की बात है कि हम कोविड वैक्सीनेशन में 100 करोड़ डोज देने वाली दुनिया के एकमात्र देश हुए हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को, देश के उन लाखों हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। ये देश के अंदर पहली बार देखने को मिला कि जहां पर प्रधानमंत्री जी इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पहली बार किसी बीमारी का वैक्सीन भारत स्वयं विकसित करे और वैक्सीनेशन का सबसे तेज जो अभियान है वो भारत के अंदर है। यानी 100 करोड़ लोगों को एक सुरक्षा कवच इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अब तक प्रदान किया जा चुका है। और जिस तेजी के साथ ये अभियान चल रहा है, हम विश्वास करेंगे कि दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज दिया जा चुका है। ये वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच उन्हें प्रदान किया गया है और बहुत शीघ्र 100% लोगों को कोरोना के दोनों डोज देने में भारत सफल होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन देने के इस अभियान में निरंतर अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान किया है। इस सरकार की संवेदनशीलता और प्रत्येक नागरिक के प्रति बिना भेदभाव शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराता है। भारत सरकार ने जहां 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश 12.25 करोड़ लोगों को अब तक ये वैक्सीन दे चुका है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही अपने इस आयु ग्रुप से जुड़े हुए उन सभी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल होगा, जिनको 18 से अधिक आयु उम्र के उन सभी लोगों को वैक्सीन देने में हम लोग सफल होंगे। आज के दिन पर हमारे पास प्रतिदिन 35 लाख वैक्सीन के डोज देने की क्षमता है। भारत सरकार हमें मुफ्त में वैक्सीन दिला रही है और बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को
यह वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ ये लड़ाई जीत के अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी और इस सावधानी और सतर्कता को बरतते हुए हर व्यक्ति जो 18 से अधिक आयु की उम्र का है अपनी बारी आने पर अवश्य वैक्सीन लगाएं और कोरोना संक्रमण के प्रति वह निरंतर जागरूक रहें। सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने पर मास्क का इस्तेमाल करना और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना। अगर जाना ही पड़े तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की तैयारी वहां पर अनिवार्य रूप से हो। अगर ये सावधानी बरतेंगे तो कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में जी और इसका पूरी तरह उन्मूलन करने में पूरे देश को सफलता प्राप्त होगी। लड़ाई केवल केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए देश के सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी अपना योगदान दें। यही मेरा आम जनता जनार्दन से अपील भी है और 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को मैं बधाई दे रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन के इस कैंपेन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। योगी जी, जब कोई प्रयास शुरू होता है तो बहुत से लोग उसमें शंकाएं उठाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं इसको कैसे किया जाएगा, और जब वो प्रयास कामयाब हो जाता है तो सब पूछते हैं कैसे किया आपने ये। तो आज आपसे हम ये जानना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचना, वो डेटा मेंटेन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, आपको लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत होगी, वो सिस्टम गांव तक लेकर के जाना, एक कोल्ड चेन स्थापित करना। अगर आप बता सकें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश ने जो काम कामयाबी से किया है वो एक मिसाल बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेतृत्व ईमानदार होता है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कोई भी बाधा सामने नहीं रह जाती है। और मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इसी ईमानदारी और इसी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने देखा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर जहां हमें वैक्सीनेशन कैंपेन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई थी, 16 जनवरी 2021 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा था और हमने धीरे धीरे करके इस कार्यक्रम को, इसमें वैक्सीन के यानी डोज, जो भी वैक्सीन है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, उसमें कोई भी डोज बेकार न जाए, उसमें कहीं भी वेस्टेज यानी वेस्टेज को हम न्यूनतम स्तर पर लेके जाएं, सबसे पहले चरण में चुनौती थी। इसके लिए ट्रेनिंग का सहारा लिया गया, फिजिकली भी और वर्चुअली भी व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और ट्रेनिंग के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे चिकित्सक थे, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, पैरामेडिक्स थे, इन सभी को हम लोगों ने पहले चरण में ट्रेनिंग करवाई। फिर जितने भी नर्सिंग और फार्मेसी के कॉलेजेस थे, इनके फाइनल ईयर से जुड़े हुए जितने भी प्रशिक्षु थे, इनकी भी ट्रेनिंग करवाई। और उन सभी लोगों को या जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, आयुर्वेद कॉलेजेस में जितने भी वहां पे चिकित्सक थे, इन सब लोगों का प्रशिक्षण कराए। फाइनल ईयर्स के जितने स्टूडेंट थे, इन सबको भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा। एक बड़ी टीम खड़ी की गई और फिर उस टीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। आज के दिन पे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिदिन 35 से 40 लाख वैक्सीन के डोज देने की सामर्थ्य रखता है। उतना ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास है, उतने प्लेसेस हम लोगों ने स्थापित किए हैं।
इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए, सेकेंड वेव के दौरान एक बात कही थी, जहां बीमार वहीं उपचार, जहां पे बीमार व्यक्ति है वहीं पे उसको उपचार की व्यवस्था। हम लोगों ने इसके लिए 72,000 निगरानी समितियां बनाई और 72,000 निगरानी समितियों में 10 से 12 लोगों की एक निगरानी समिति में लोग होते, टीम के मेंबर हैं। डोर टू डोर कैंपेन करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को वहीं मेडिसिन उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को आरआरटी टीम भेज करके उसकी जांच कराना, रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उसकी जांच करवा देना। अगर वह सिम्टोमेटिक है तो हॉस्पिटल पहुंचाना, और सिम्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन में उसके लिए व्यवस्था देना। यह लगातार चला। फिर उसी तकनीक को हम लोगों ने, उसी अभियान को हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी उसका उपयोग किया। आज उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश 12.25 लाख से अधिक वैक्सीन के डोज देने में सफल है और हम लोग इसको तेजी के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 100% लोगों को वैक्सीन देने में सफल होगा। योगी जी, प्रधानमंत्री अक्सर एक बात कहते हैं कि इस महामारी ने हमारे देश के अंदर यह मौका दिया कि एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किस तरीके से बनाया है? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा कि जब कोरोना आया था, यानी कोरोना का पहला मामला जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, ये मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में। हमारे पास तब जांच की सुविधा नहीं थी। हम लोगों को पेशेंट को दिल्ली सफदरजंग भेजना पड़ा था और उनके सैंपल की जांच के एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने 23 मार्च 2020 को पहली लैब स्थापित की थी लखनऊ के केजीएमयू में, और इसकी क्षमता थी 72 टेस्ट प्रतिदिन की, यानी 24 घंटे में 72 टेस्ट। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। हर जनपद में हमारी लैब्स स्थापित हो चुकी हैं। हमारे पास जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब एक भी बेड नहीं था जहां पे हम उपचार करा सकें। आज हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो बेड्स की संख्या है वो 1,80,000 है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जनपद में है। सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी तब हमारे सामने एक चैलेंज था कि फ्यूचर में ये चीजें आएंगी, कैसा होगा। हम आभारी हैं, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने हमें भरपूर मदद की। वायुसेना के विमान उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन स्पेशल के नाम पे ट्रेन चलवाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति हम इधर उधर से ला करके किसी प्रकार से कर पाए थे। लेकिन आज के दिन पर हमारे पास 504 ऑक्सीजन प्लांट बन गए हैं और हम लोग अभी लगभग 50 और ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग रहे हैं जो अगले 15 से 20 दिन के अंदर स्थापित हो जाएंगे। यानी हर जनपद आज के दिन पर हमारे यहां ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। तो हमारे पास टेस्टिंग की भी क्षमता है, ट्रेस करने के लिए निगरानी समितियां भी हमारे पास हैं, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोविड के बेड भी हैं, बेड्स भी मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स भी हर सभी 75 जनपदों में हमारे पास मौजूद हैं, ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास आज के दिन पर मौजूद हैं। ये तो एक पक्ष है जो तात्कालिक दृष्टि से इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 13 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज हम लोग भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो 16 जनपद हमारे बचे हुए हैं, इन 16 जनपदों में भी हमने पीपीपी मोड में एक पॉलिसी लाई है और अगले 3 से 4 महीने के दौरान इन 16 जनपदों में भी हम लोग एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। यानी सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हर जनपद में एम्बुलेंस की सेवा है, कार्डियक यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी हमारे पास हर जनपद में मौजूद है। डॉक्टर्स की तैनाती युद्ध स्तर पर हर एक स्तर पर की गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रेंथन करने की दिशा में कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं। सीएससी को, पीएससी को, हेल्थ सेंटर को, इसकी स्ट्रेंथनिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुए हैं वह बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि
पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है और कोरोना जैसी महामारी ने हमें इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का एक अवसर तो दिया ही, साथ साथ तकनीक के माध्यम से भी हम लोगों को बेहतर सेवा दे सकते हैं। और इसमें टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। जहां पे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, वहां पे हम अपने बड़े चिकित्सालयों से SGPGI, KGMU, RML के माध्यम से भी या अन्य बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हम वहां पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। योगी जी, अब कोई भी प्रयास हो वो राजनीति से और आलोचना से तो बच नहीं सकता, तो इस पर भी आज आलोचना हुई कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। दूसरी लहर में उन्होंने कहा जो लापरवाही बरती गई, जो जाने गई, वो परिवार आज कैसे जश्न मनाए? देखिए, कांग्रेस और विपक्ष की दलों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने जब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 में प्रारंभ हुआ था, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। उस समय वैक्सीनेशन के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन किया था। तब इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बारे में जितना दुष्प्रचार किया था, अगर लोगों ने उस समय वैक्सीन लिया होता तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सेकेंड वेव के दौरान जिन लोगों ने एक डोज भी ली है, उनमें 75% से 75 से 90% तक खतरा टल गया था। और ये पाप चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ जो उस समय नेगेटिव कैंपेन चलाया था कि बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, इसको नहीं लेंगे, और उस वैक्सीन के नाम पर जिस तरीके से लोगों में एक नकारात्मकता पैदा की थी, उसकी कीमत बहुत सारे लोगों को अपनी जान दे करके करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर आवश्यक है कि इन लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज मिल चुका है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जो बचे हैं वे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए समय पर वैक्सीन ले लें, मैं इस बात का आह्वान करूंगा। लेकिन जो लोग असमय कोरोना की चपेट में आए, हमारे बीच में नहीं, उनके परिजनों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको अखिलेश यादव का उदाहरण देता हूं। अभी लखनऊ में आपसे मुलाकात जब हुई थी, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी आए थे। उनसे हमने सवाल किया कि आपने वैक्सीन लिया नहीं, उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। वो तो अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं ना भाई, किसी को लेना हो ना लेना हो उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप सार्वजनिक मंच पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके इस प्रकार के नेगेटिव कैंपेन को, एक नेशनल प्रोग्राम को इस प्रकार से नकारने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के प्रति उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को पब्लिक कभी माफ नहीं करेगी। योगी जी, अंतिम प्रश्न मेरा, आज जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे एक आश्वासन जरूर चाहते होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश ने इतनी तैयारी कर ली है हर स्तर पर, चाहे वो टीके की तैयारी हो या इलाज की तैयारी हो, कि भगवान ना करे अगर कोई तीसरी लहर आती है, इस बार कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा? आपको क्या लगता है, हमारे यहां फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी इलाज से कोई वंचित नहीं रहा? थर्ड वेव की आशंका विशेषज्ञों ने अगस्त सितंबर में व्यक्त की थी। इस समय अक्टूबर में, यानी आज 21 अक्टूबर हो चुकी है। हमारे पास पूरी तैयारी है और हम लोग हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने को पूरी तरह तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर बधाई आपको। उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण में जो ये नया कीर्तिमान बनाया, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार ने कैसे कोरोना का मुकाबला किया, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई और कोरोना को हराने में कामयाबी पाई। यूपी के अलावा हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीनेशन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खट्टर दूर की सोचकर काम करते हैं, इसीलिए हरियाणा आज तरक्की की राह पर है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो हरियाणा में अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेस लग चुकी है, जिनमें 75 लाख लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हरियाणा में वैक्सीनेशन को लेकर कैसे काम हुआ,
इस पर और बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद गौरव जी। आपको बहुत बधाई। देश ने आज जो कीर्तिमान बनाया है वो गर्व का विषय है और उसमें हरियाणा का योगदान भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज जो है वो हरियाणा ने लगाई हैं। देश की पूरी आबादी में जनसंख्या में हरियाणा का हिस्सा है 2%, और आप समझें अगर 2.5 करोड़ डोज लगी है तो टोटल वैक्सीनेशन में 2.5% हिस्सा हरियाणा का है, यानी अपनी जनसंख्या से ज्यादा योगदान जो है वो हरियाणा ने वैक्सीनेशन में दिया है। तो इसके लिए आप और बधाई के पात्र हैं खट्टर साहब। अब ये और बता दीजिए कि आपने किया कैसे। धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ जी, देखिए, हमने प्रारंभ से ही जब भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, तो हमने उसको बहुत तरीके से सारे सिस्टम बना करके प्रदेश स्तर के ऊपर हमने एक टास्क फोर्स बनाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स बनाई, हर एक हॉस्पिटल और नीचे तक का जो सारा सिस्टम टीमें बना करके, कैंप्स लगा करके इसको हमने शुरू किया। प्रारंभ में हमारी टीम तो पर्याप्त थी, लेकिन वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता की थोड़ी कमी आई थी। बाद में हमने केंद्र से निवेदन किया तो केंद्र सरकार ने हमको समय पर जितनी आवश्यकता थी उसका कोटा जो भी हमारा तय था वो देना शुरू किया। हमारे यहाँ एक दिन में यानी 1,00,000-1.5 लाख का तो सामान्य क्रम रहा। मेगा जब प्रोग्राम हुआ तो मेगा वैक्सीनेशन का दिन 5 लाख तक भी कई बार हम उसमें गए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ शुरू में कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसमें थोड़ा जिसको कहना चाहिए प्रचार करके इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने लोगों को समझाया, और जैसे ही कोविड का थोड़ा सा प्रकोप बढ़ा था तो बाद में फिर लोगों ने भी समझा कि हाँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज सब लोग जहां हमारे कैंप लगते हैं, लाइनों में लोग खड़े होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और न केवल हरियाणा के बल्कि हमारे यहाँ तो कई बार स्थितियां ऐसी आई कि आसपास के प्रांतों के लोग, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था रजिस्ट्रेशन का, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकता था। दिल्ली के लोग, आसपास के जो ऐसे थोड़ा सा कंप्यूटर से भी लोग थे, वो दौड़ करके वहां से वैक्सीन लगवाने लगे। लेकिन अंत में फिर लोगों को जब समझाया तो सब लोग आकर के वैक्सीन लगवाने लगे। आज ठीक आपने कहा कि हमारी शेयर भले ही आबादी का 2% है, लेकिन वैक्सीनेशन में 2.5% यानी 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन आज लगवा करके आंकड़ा छुआ है, जिसके अंदर 2.25 करोड़, 1,75 लाख तो फर्स्ट डोज है और शेष 75 लाख लगभग वो सेकेंड डोज लगी है। हमारे यहाँ फर्स्ट डोज का जो टारगेट है 2,05 लाख का है, शेष 30 लाख लोगों को आने वाले 31 दिसंबर तक इस टारगेट को हम पूरा करेंगे और फर्स्ट डोज जो है सबको कंप्लीट करेंगे। अच्छा खट्टर साहब, एक बात और, आपने अभी राजनीति की बात की थी। हमें याद है कि खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते थे भेदभाव हो रहा है, कहते थे हमें वैक्सीन दे दें हम लगा देंगे, हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। उस वक्त केंद्र सरकार कहती थी कि हम एक रोड मैप पर चल रहे हैं, धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, और हमने देखा कि वक्त जैसे जैसे वक्त बीता वो आवाजें भी खामोश हो गई। तो चूंकि आपने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर किया है, तो जरा आप बताइए कि वैक्सीन की कमी से लेकर वैक्सीन की उपलब्धता, जब वैक्सीन लगवाने के लिए आप कह रहे हैं बाहर से लोग आने लगे, ये परिस्थिति कैसे बनी? देखिए, पहले चूंकि वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मैंने बताया कम थी, 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही थी, उस समय बाहर के लोग भी थोड़ा सा जो जिसको कहना चाहिए चुस्त थे, थोड़ा कंप्यूटर से भी थे, वो आकर के लगवाने लगे। और हमारे जो पड़ोसी विपक्ष के जो लोग हैं, पड़ोसी देश दिल्ली में केजरीवाल जी ने तो ये कहा कि मेरे पास जितनी वैक्सीनेशन है सब मैंने एक ही दिन लगवा दी है। अब एक दिन लगवाने में तो कोई भी लगवा सकता है, लेकिन उस समय हमने कहा था कि जितनी टोटल वैक्सीन आती है उसका एक कोटा होता है हर दिन का। जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, वैक्सीन लगाना हमारे लिए आसान है, लेकिन उपलब्धता होना ये थोड़ा कठिन विषय था। जैसे ही केंद्र सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके अंदर हस्तक्षेप करके उस वैक्सीनेशन को बढ़ाया, इंजेक्शन की उपलब्धता कराई, तो उसी गति को हम आगे बढ़ाते चले गए। और आज स्थिति यह है कि हम बाकी सब कुछ प्रदेशों से परसेंटेज में काफी आगे बढ़े हैं। उपलब्धता की कठिनाई स्वाभाविक थी, क्योंकि इतनी तैयारी वैक्सीनेशन की देश और दुनिया में कहीं भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, हमारे साइंटिस्ट ने उसके अंदर काम किया, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी अपने सामान्य जो कामकाज है उसको छोड़ करके वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़े, और इस उपलब्धता को सुलभ कराने के बाद ये सारा काम संभव हो पाया। अच्छा, ये और समझाइएगा कि इसमें सेंटर और स्टेट के बीच का समन्वय कैसे रहा? केंद्र सरकार की तरफ से कैसी मॉनिटरिंग होती थी, आपकी खुद की तरफ से कैसी मॉनिटरिंग होती थी?
और देखिए हमारे से टारगेट पूछे जाते थे कि आपका अगले महीने का टारगेट क्या होगा, महीने महीने के टारगेट मिलते थे, वो सप्ताह भर की वैक्सीन एक साथ हमको भेजते थे। अब ये अलग बात है कि सप्ताह की वैक्सीन आने के बाद किसी ने शोर मचाना है तो आते ही 1 दिन में 2 दिन में इंजेक्शन लगा लेगा। हमने अपने कोटे के हिसाब से सप्ताह का अगर कोटा है तो लगातार उसको लगाते रहे ताकि किसी को कठिनाई भी ना आए और सब लोग रेगुलर तरीके से बिना किसी बाधा के यानी वैक्सीनेशन करवाते रहें। अब ये आलोचना करने वाले प्रदेशों ने तो इस प्रकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, वैक्सीन मिल नहीं रही, वैक्सीन मिल नहीं रही। अब जितनी स्वाभाविक उपलब्ध होती थी उसको एक सिस्टम से बांटते चले गए और आज देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का जो टीका लगा है ये उससे सारे रेगुलर मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके चलते रहे, लगाते रहे हैं। और आज भी सबको अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है, जैसे पूरे देश भर का भी टारगेट यही है कि 31 दिसंबर तक हम फर्स्ट डोज का जो अपना टारगेट उसको पूरा करें और उसके बाद साथ साथ सेकंड डोज भी ये लोगों कहें तो साथ साथ लगवाते रहेंगे। आने वाले समय में अब चूंकि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बहुत आ गई है, सबको लगता है कि वैक्सीनेशन होगा तो उससे हम कोरोना से बचे रहेंगे। क्योंकि सीरो सर्वे जो हमारे यहाँ हुए हैं हरियाणा में, सीरो सर्वे आज भी ये बताता है, हमने लगभग 55,000 लोगों का एक सैंपल लिया, बहुत बड़ा सैंपल लिया और उसका जो रिजल्ट 3 दिन पहले आया है 76% लोग जो हैं वो सीरो सर्वे में पॉजिटिव आए हैं। अर्थात जिसमें से आगे जो थर्ड वेव की बात कही जा रही है, कम से कम मैं आश्वस्त हूं कि हरियाणा में थर्ड वेव की स्थिति ऐसी कोई आने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन देखिए अभी भी आलोचनाएं हो रही हैं, विपक्ष जो है वो अभी भी वार कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जश्न किस बात का मनाया जाए, अभी तो जख्म नहीं भरे हैं, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। और आज एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने तारीफ में ट्वीट कर दिया कि इस 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना बड़ी कामयाबी है, इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। तो उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं को घेरने लगे और कहा कि आप पहले कहिए कि वो माफी मांगे, अभी तारीफ करने की कोई नौबत नहीं है। देखिए कांग्रेस के लोगों को, विपक्षी कुछ दलों को हर बड़ी बात में यानी हर गंभीर बात में भी राजनीति करने का ये जो आदत है, स्वभाव है, हर चीज में राजनीति करना, जो काम समाज हित में, देश में हित में हुआ है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब एक महामारी थी, कोविड कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लिया और इस कोविड को अगर कंट्रोल में नहीं कर पाते तो ये जितनी हानि हुई है, जान हानि हुई है, मैं मानता हूं एक बहुत दुखद घटना हुई जिसके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस घर के सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। लेकिन महामारी में जिस नुकसान को कम से कम करके हम चीजों को रोक पाते हैं तो एक बड़ा काम है। आखिर जो मृत्यु हुई है उसमें उसको लेकर के हर किसी को दुख है, लेकिन आज जो जाने बची हैं 100 करोड़ लोगों को अगर हमने वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है तो ये मान के चलो कि इनकी सबकी जानें बचाई गई हैं। तो जानें जो बचाई गई हैं उसको हम जश्न कहेंगे तो कह सकते हैं, जो चले गए हैं उनका दुख सबको है और उनकी जितनी सहायता परिवारों की करने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई, चाहे हरियाणा सरकार ने हमने बनाई है, हमने पर्याप्त उनकी व्यवस्थाएं की हैं, उनको आर्थिक साधन दिए गए हैं, उनको यानी दवाई का जो पैसा वैक्सीन यानी इलाज के समय वो हमने दिया है और उनके बच्चों की पढ़ाई, उनको राशन, जो पलायन करने वाले लोग थे उनको स्थान स्थान के ऊपर भेजने का काम, कितने ही राहत के काम हमने किए हैं। आखिर ये हर चीज दुख और सुख साथ साथ चलता है। जो कठिनाई थी लोगों की उसका हल करना सरकार का काम है, लेकिन आगे भविष्य में इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना ये भी उतना ही बड़ा काम है जिसको 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके और आज निश्चित रूप से एक जश्न मनाने की बात है। और कांग्रेस का या बाकी लोगों का जब ये शुरू भी किया गया था उस समय भी आलोचना की थी कि वैक्सीनेशन का कोई लाभ नहीं होगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, इस प्रकार के तरह तरह के प्रचार किए गए। तो हर बात में बाधा पहुंचाने का काम विपक्ष करता है। मेरी उनको सलाह है, सुझाव है कि कम से कम राष्ट्र हित के ऐसे कामों में उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अंत में मनोहर लाल खट्टर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानने वाले लोग कहते हैं कि बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं, बड़ी जल्दी उनको संतोष नहीं होता किसी के काम से, लेकिन आज आप एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे जिसको प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और शायद इतना खुलकर ऐसी तारीफ करना किसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार किसी ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि 5 दशकों में यानी 50 साल में पहली बार इतना ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। ये सब सुनकर आपको क्या लगा? स्वाभाविक है, मन में संतोष हुआ कि हम लोगों ने 7 साल जो काम किया है, एक विशेष उद्देश्य को लेकर के जो हमने सरकार बनाई थी, हम फील्ड में उतरे थे कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम देंगे, सिस्टम्स बनाएंगे जिसमें से भेदभाव ये सब दूर करेंगे, समान विकास की बात करेंगे और उसमें
चूंकि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और कितने ही कार्यक्रम ऐसे किए हैं जो शायद देश भर में और किसी प्रांतों में नहीं हुए। तो ऐसी सब बातों को बहुत बारीकी से वो देखते हैं। हमारे कई ऐसे काम हैं जो केंद्र ने जिसको फॉलो किया, दूसरे प्रदेशों में फॉलो किया। हमने जैसे गांव के अंदर लाल डोरा खत्म करके, और जो अंग्रेजों के टाइम से भी जो मालिकाना हक लोगों को अपने मकान का, जमीन का नहीं होता था, वो हमने देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को स्वामित्व के नाम से आज सारे देश भर में लागू किया है। हमारे यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई और लगभग 10-11 प्रांतों ने उस ट्रांसफर पॉलिसी को एज इट इज अडॉप्ट किया। हमने जो मेरिट पर भर्तियां की बिना पर्ची बिना खर्ची के, उत्तर प्रदेश के हमारी सरकार के लोगों ने हमारे यहाँ लोग भेजे कि भाई किस प्रकार से ये संभव हुआ। हमने अपने यानी 6500 गांव में से 5500 गांव इस समय 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये भी लोगों के लिए शोध का एक विषय बना हुआ है कि 24 घंटे बिजली गांव में कैसे दी जा सकती है। अब खेलों में हमारे इतने मेडल आए हैं, हमारी खेल पॉलिसी को अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार ने अपनी टीमें भेजी, 15 दिन यहाँ रह करके गए हैं। कितने ही ऐसे काम हैं जिनको देख करके और दूसरे प्रांत भी हमारे से जानकारियां लेते हैं। प्रधानमंत्री जी बारीकी से अध्ययन करते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि हरियाणा में जो काम हो रहा है आगे आने वाले यानी वर्षों में इस काम को याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज मीडिया के लोग इन कामों को, जो सुधार के काम हो रहे हैं, इनकी उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन आगे चल करके निश्चित रूप से इन कामों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पहचान की और जो हमको हमारी पीठ थपथपाई है, मुझे भी अच्छा लगा है और हमारे काम पर मोहर लगी है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। खट्टर साहब, एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं, खास तौर पर वैक्सीनेशन के काम जिस तर्ज पर हरियाणा सरकार कर रही है, आपकी सरकार कर रही है, उसके लिए और आगे के लिए और तेजी से काम हो, इसके लिए और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं विपक्षी दलों ने दुष्प्रचार की कोशिश की, वैक्सीनेशन कैंपेन में रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार ने इस पर अपने अभियान पर फोकस किया और ये टारगेट अचीव किया। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के छोटे राज्यों ने सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल किया है। हिमाचल, गोवा, उत्तराखंड में पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 100% वैक्सीनेशन कोई आसान काम नहीं है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। जो लोग दुर्गम इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, जहां पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं होती, नदी पार करके जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, ऐसे इलाकों में भी हेल्थ वॉरियर्स पहुंचे और लोगों को वैक्सीन लगाई। उत्तराखंड की बात करें तो 18+ वाली जो आबादी है, 74 लाख लोगों को पहली डोज, 34 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। और 100% वैक्सीनेशन का मंत्र क्या है, ये आज आप जरूर बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो देश के सामने ये एक जो सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन भारत के अंदर चल रहा है, उसको हर देशवासी के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। और आज हमें खुशी है कि उनके नेतृत्व में 100 करोड़ की ये संख्या पूरी हुई है और बची हुई संख्या भी जल्दी पूरी होगी। उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, चिकित्सकों ने, फार्मासिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने, आशाओं ने और अन्य अन्य विभाग के लोगों ने जो मिलकर इस दुर्गम राज्य में, जहां पर की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सब लोगों ने एक एक को वैक्सीनेशन करने के लिए दूर सुदूर जाना पड़ता था। वहां पर कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम से यहाँ पर 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन कर दिया है। तो मैं इसके लिए उन सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, समस्त विभाग के लोगों को जो इस काम में लगे हुए थे, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना। पुष्कर जी, जैसा आपने ही बताया, पहाड़ी राज्य होने के नाते बहुत दूर दराज के इलाकों में भी छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, उन तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। कहीं ना कहीं बारिश, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राकृतिक तौर पर कोई व्यवधान उसमें पड़ता है। तो ऐसे हालात में ये टारगेट आपने अचीव किया है, तो क्या चुनौतियां थी और बताइए। नहीं, बहुत कठिन है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी कठिन है और गांव में अगर 4 घर होते हैं तो उसमें कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, फिर वैक्सीन ले जानी पड़ती है, वहां पर जो है लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता था। शुरू में जागरूकता की भी कमी थी
और सभी को जो है इसमें लग के सारे लोगों ने काम किया है, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों ने काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने जो हमने वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा था, हमारा लक्ष्य था हम दिसंबर माह तक इसको पूरा करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार मनसुख भाई का मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको अगस्त माह से जो पूरी वैक्सीन हमको दी, जितनी हमने मांग करी थी उतनी वैक्सीन हमको मिली और हम समय से 2 महीने पहले हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आपने समय सीमा से 2 महीने पहले ही 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया, तो हम ये मान लें कि उत्तराखंड अब दूसरी डोज लगाने में भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग अब लगे हैं। अब हमने सभी से आह्वान किया है कि सब लोग अपने अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन के जो केंद्र बने हैं उन केंद्रों पर जाकर अपनी जिनकी समयावधि आ गई है वो सारे के सारे अपनी वैक्सीन लगवाएं, दूसरी डोज लगवाएं, जिससे कि हम अपना जो है संपूर्ण जो लक्ष्य है हमारा उसको हम प्राप्त कर पाएं। पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं आगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए। आज जब भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल किया तो ये हम सबके लिए गर्व की बात थी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, फार्मा कंपनियों ने जबरदस्त रफ्तार से वैक्सीन का प्रोडक्शन किया, सरकार ने वैक्सीन को हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचाने का इंतजाम किया और डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगाई। लेकिन इस सबके बीच कोऑर्डिनेशन करना, किसको कहां वैक्सीन लगेगी, कहां मिलेगी, कब लगेगी और फिर उसका हिसाब रखना, आप सोचिए कितना बड़ा काम है। लेकिन इस काम को कामयाबी से किया गया और इसका श्रेय जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आदित्य शर्मा को। डॉक्टर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। मुझे आप आज सबसे पहले ये बताइए, जब वो 100 करोड़वां टीका लगा तो आपने क्या महसूस किया? धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। मैं सचमुच में बहुत ही प्रसन्न हूं आज कि हमारे देश ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे लगता है मेरे जीवन में तो एक अलग दिन है, बिकॉज ऐसा दिन दोबारा तो आएगा नहीं। तो इसके लिए मैं जितने हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने और लोग हैं, नर्सेज हैं और जिन लोगों ने फील्ड में रह करके 9 महीने लगातार 16 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, उससे लेकर अब तक करीब 9 महीने का वक्त गुजरा है और 9 महीने के समय में इन्होंने अथक परिश्रम किया है और उसी का परिणाम है आज के हमें देखने को ये मिल रहा है, एक सुखद क्षण जबकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हो गए। रही बात 100 करोड़वा वैक्सीनेशन किसको हुआ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि हम एक सेकंड में 500 से 600 वैक्सीनेशन करते हैं एक सेकंड में। तो अब वो 100 करोड़वां व्यक्ति होगा तो एक सेकंड के हमें 500 हिस्से करने होंगे और तब पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम लिखा गया 100 करोड़वें उस पर। तो ये बहुत बड़ी रफ्तार से पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ है। जब हम लोग 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया पिछले महीने 17 सितंबर को, तो उस समय एक सेकंड में हम 1000 वैक्सीनेशन कर रहे थे। तो ये रफ्तार हम लोगों ने रखी है, बहुत बड़ा काम हुआ है इस देश में और हम सब लोग बहुत ही आह्लादित हैं इस अभियान से और इसकी सफलता से। डॉक्टर साहब, अब जरा बात करते हैं जो मुख्य कंट्रीब्यूशन आपकी टीम का रहा, वो कोविन पोर्टल, जिस पर लगभग जो मेरी जानकारी है 76 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं आज की तारीख तक और शायद उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। क्या ये संभव था इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना उस बैकबोन, उस टेक्नोलॉजी की बगैर? देखिए, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था हम लोगों से इस काम को करने के लिए, तो उन्होंने कहा था देखिए ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, ये कोई ऐसा तो नहीं किसी गांव में आप टीका लगा रहे हैं तो सब लोगों के नाम जानते हैं और उनको बता देंगे कि अच्छा भाई इस दिन एक दिन टीका लगा दिया, फिर दूसरे दिन कभी आ जाएंगे 20-25 दिन के बाद दोबारा टीका लगा देंगे। ये तो 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में टीका लगाने का कार्यक्रम होना है और इसके लिए जरूरी है कि हम एक बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी बैकबोन बनाएं। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति को टीका लगा, गांव में हमारे लोग हैं रहने वाले, उनको नहीं पता है कि कोवैक्सीन क्या होता है, कोविशील्ड क्या होता है, स्पुतनिक क्या होता है। उसको ये भी नहीं पता है कि कितने दिनों के बाद दूसरे टीका लगेगा, क्योंकि हर टीके के जो दौरान अवधि है बीच वाली वो अलग अलग है। कोवैक्सीन में 28 दिन की है तो कोविशील्ड में आपको 12 से 16 सप्ताह की है। तो वैसी स्थिति में
ये याद रखना कि किसको कौन सा टीका लगा, उसको दूसरी डोज भी उसी टीके की लगे, उसको दूसरी डोज पर रिमाइंड करें, हम लोग याद दिलाएं भैया तेरा डोज का टाइम हो गया है, आकर टीका लगवा लो। उसको इतनी स्वतंत्रता दें कि जहां पे उसका पहला टीका लगा है, अगर मान लीजिए कोई मजदूर है जिसने रांची में पहला टीका लगवाया और दूसरा टीका के लिए मजदूरी करने दिल्ली चला गया, तो अब हम उसको दिल्ली में भी अपना टीका लगा सके। ये हमको याद रखे सिस्टम कि इस व्यक्ति को रांची में टीका लगा था। तो ये बहुत बड़ा मेजर काम है। और हम लोगों ने इस बात से, हम लोग जानते थे कि इतने विविधतापूर्ण वाले देश में जहां पर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी बोलियां हैं, 26 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, तो वैसी स्थिति में एक ऐसा सिस्टम जो जन केंद्रित हो, जनोन्मुखी हो, इंक्लूसिव हो और स्पीडी हो, स्केलेबल हो और ओपन हो, ये सिस्टम बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अदरवाइज तो सिस्टम चलता नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने बड़े सोच समझ के, और हमारी टीम के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो उसकी क्रेडिट लेता रहता हूं क्योंकि मैं उसका इंचार्ज हूं, लेकिन वस्तुतः सारा श्रेय तो हमारे उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया, जिन्होंने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, दिन रात इस सिस्टम की कमियों को दूर किया, दिन रात इस सिस्टम में नए नए आयाम जोड़े। लोगों ने गलती करी तो गलती सुधारने का आयाम जोड़ा, पासपोर्ट नहीं लिंक किया तो पासपोर्ट को लिंक करने का आयाम जोड़ा, डिजिटल सर्टिफिकेट अगर डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल में कुछ छोटा परिवर्तन करना है, डे एंड मंथ ऑफ द बर्थ का, वो किया। तो बहुत सारे अलग अलग मोबाइल से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसको एक मर्ज किया एक सर्टिफिकेट को, तो पहला दूसरा डोज का सर्टिफिकेट मिला। तो ये सारे परिवर्तन हम लोग करते गए। नियमों में परिवर्तन हुए, पहले 60 वर्ष का था, फिर 45 से 60 वर्ष का हुआ, फिर 45 से आगे बढ़ा, फिर 18 से हुआ। तो ये सारे जो परिवर्तन होते गए, वो परिवर्तन भी इसने एप्लीकेशन में हम लोग बदलाव करते गए। तो एक प्रकार से बड़ी इवॉल्विंग यात्रा रही हम सब लोगों की, और बड़ी एक्साइटिंग यात्रा रही, बड़ी उत्साहपूर्ण यात्रा रही। और हम सब लोग आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर जब 100 करोड़ का आंकड़ा हमारे देश ने पूरा किया है, हम सब गौरवान्वित हैं। और हमारी जो प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस, वो मैं समझता हूं दुनिया की एकमात्र अकेली प्रोसेस है जो इतनी रोबस्ट और इतनी, आप देखिए काउंटडाउन शुरू कर दिया हम लोगों ने कल से कि कितना, तो एक सेकंड में, अब एक सेकंड में 800 लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो बिल्कुल काउंटर चल रहा था, बड़ी तेजी से नीचे कर रहा था। सब लोग, हम लोग एक्साइटेड थे कि अब ये कब काउंटर 0 होगा और कब हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहता हूं, क्योंकि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश ने जब यह फैसला किया कि हम वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे, तो यह ख्याल रखना कि कोई देश का हिस्सा पीछे ना छूट जाए, किसी को बहुत ज्यादा वैक्सीन मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का बैलेंस बना करके रखना, रूरल अर्बन का बैलेंस बना करके रखना, तो क्या इसमें इस ऐप की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? बहुत बड़ी भूमिका रही। देखिए, आज हमारे पास पूरे देश का जिलावार, ब्लॉकवार, वैक्सीनेशन सेंटर वार आंकड़ा है कि कितने लोगों की फर्स्ट डोज हो गई, कितने लोगों की सेकंड डोज हो गई, और कितनी जनसंख्या है उस इलाके की, कितना अंडर सर्व्ड है, परसेंटेज वाइज कितना है। तो हमारे पास एक एक आंकड़ा, यहां तक ये आंकड़ा है कि हम कॉमन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिस्ट ऐसे लोगों की जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है लेकिन दूसरी डोज के लिए ओवरड्यू हो गए हैं, उनके फोन नंबर के साथ उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको फोन करके वो बुला सकते हैं। तो एक प्रकार से अब हम ये अभियान चला रहे हैं कि जो इनिक्विटी अगर बची है कहीं कहीं, वैसे तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से 70% रूरल है और 30% अर्बन है। अब हमारे पोर्टल पे भी अवेलेबल है ये फिगर। तो वैसी स्थिति में अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो ओवरड्यू हो गए हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको लाना। तो हमारे पास आंकड़ा, क्योंकि ग्रेनुलर आंकड़ा है, इंडिविजुअल वाइज आंकड़ा है मेरे पास, इसलिए मेरे लिए संभव है हमारे लिए कि हम लोग बिल्कुल लोगों को मॉनिटर कर सकें कि किसको कब डोज लगी थी, कब उसका ड्यू हो गया, कब उसने नहीं लगवाया, उसको कांटेक्ट कर सकें, उसको फोन कर सकें, उसको बुला सकें। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर आर एस शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, आपके साथ साथ उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने इस अभियान को कामयाब बनाया। और अभी थोड़ा काम और बाकी है, और उम्मीद है कि जितना वक्त हमें ये 100 करोड़ पाने में लगा है, अगले 100 करोड़ पाने में हमें इससे बहुत कम वक्त लगेगा, और आपकी उसमें भूमिका हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और आपके साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। भारत जैसे विविधता भरे देश में 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट अचीव करना
कतई आसान काम नहीं था। हमने देखा किस तरह इस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर था, आशंकाएं थीं, लोग वैक्सीन लगाने को ही तैयार नहीं होते थे। कई जगह मेडिकल टीम्स पर हमले तक हुए, लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स ने हिम्मत नहीं हारी। सरकार उनके पीछे मजबूती से खड़ी रही और इसी का नतीजा है कि आज हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया और आज सारी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। ड्रग्स केस में अरेस्ट किए गए आर्यन खान के मामले में आज कई डेवलपमेंट्स हुई। आज पहली बार शाहरुख खान ने जेल जाकर आर्यन से मुलाकात की। आज ही एनसीबी की टीम शाहरुख के घर गई। आर्यन को राहत दिलाने के लिए आज उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। साथ ही आज ही एनसीबी ने आर्यन की व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी पूछताछ की। आज सुबह करीब 9 बजे शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। करीब 20 मिनट तक जेल में रहे। जेल अथॉरिटीज के मुताबिक शाहरुख और आर्यन की मुलाकात के दौरान वहां पर 4 गार्ड्स मौजूद थे। शाहरुख और आर्यन के बीच ग्लास फेंसिंग थी, यानी शीशे की एक दीवार थी। दोनों ने इंटरकॉम पर बात की। आज ही आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत पर जल्द सुनवाई करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मंगलवार यानी 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। ड्रग्स केस में आज एनसीबी ने अनन्या पांडे से भी पूछताछ की। अनन्या से करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए गए और उन्हें कल सुबह 11 बजे एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।